अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 11 की एक्सरसाइज सीखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू कहते हैं विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्स डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स, के जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। ये हमने ना कंडक्शन पढ़ा था। कंडक्शन इज बेसिकली हमारे पास एक वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट था, कि एक तरीका है जिसका ये हीट ट्रांसफर होती है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको हीट अप करते हैं तो जिसके साथ डायरेक्ट इन कंटेक्ट होती है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको डायरेक्टली हीट एनर्जी मिल रही है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एटम्स होंगे ना, जैसे उनको डायरेक्ट हीट एनर्जी मिलेगी ना, तो बच्चे एटम्स अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, लेकिन जब उनको एनर्जी मिलती है तो उनकी अपनी जगह पे जो वाइब्रेशन मोशन है वो बढ़ जाती है। वो ज़्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करते हैं। जब ज़्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करते हैं तो वो अगले के साथ टकराएंगे, उसको एनर्जी देंगे, उसकी वाइब्रेशन मोशन बढ़ेगी तो वो अगले के साथ टकराएगा, तो उसको एनर्जी मिलेगी। इस तरह से अपनी जगह पे वो वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करते, सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाती है। वाइब्रेटरी मोशन बढ़ने की वजह से ज़्यादा तेज़ी के साथ कह लें रैपिडली अगर वाइब्रेट करेंगे तो वो अपने अगले के साथ टकराएंगे, उसको एनर्जी देंगे। तो हम कहते हैं इस तरह से डायरेक्ट कंटेक्ट होता है पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो ये हम लोगों ने कंडक्शन में पढ़ा था, ठीक है। तो करेक्ट इसका ऑप्शन है कंडक्शन। 11.2 है, कहते हैं व्हाट कॉजेज कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड एंड गैसेस, के लिक्विड और गैसेस में हमारे पास कन्वेक्शन करंट होती कैसे है। कन्वेक्शन करंट हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास टॉपिक था कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस। हमने कहा था फॉर एग्जांपल, इसलिए अगर मैं आपको लिक्विड में अगर बात करूं, मैंने कहा था आपके पास एग्जांपल कंसीडर करेंगे, एक बीकर है जिसमें आपने पानी फिल किया हुआ है, लिक्विड फिल किया हुआ है, आपने नीचे इसके बर्नर ऑन किया, या वी कैन से दैट कि आपने हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड कर है। नीचे का पानी जैसे ही बच्चे गर्म होगा ना, तो वो हमारे पास राइज करना शुरू हो जाएगा। नीचे का पानी जब गर्म होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं ना, तो वो हल्के हो जाते हैं। जब वो हल्के हो जाते हैं तो आप प्रोटेक्शन में मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। ऊपर जो हमारे पास ठंडा पानी होता है वो उसकी जगह नीचे आ जाता है। जब वो दोबारा से गर्म होगा ठंडा पानी, वो फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर से ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। तो ये मुसलसल सर्कल की फॉर्म में ना ये मूवमेंट चलती रहती है, तो इसलिए हम इसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। इसी तरह से अगर इसको एयर के केस में देखा जाए, हमने कहा था अगर फॉर एग्जाम्पल ज़मीन जो है ना, ज़मीन की सरफेस जो है वो गर्म है, तो इसके पास वाली जो हवा है ना वो भी गर्म होकर ना हल्की हो जाएगी, हल्की होगी, गर्म होकर हल्की होने की वजह से वो राइज कर जाती है, ठीक है। गर्म हवा जो होती है ना वो हल्की होती है और वो अपवर डायरेक्शन में राइज करती है। ऊपर अगर ठंडी हवा होगी तो वो उसकी जगह आ जाएगी, जैसे ही वो ठंडी हवा दोबारा से गर्म होगी तो वो ऊपर राइज कर जाएगी, उसकी जगह ठंडी हवा आना शुरू हो जाएगी। तो इस सर्कल से हमारे पास ना कह लें कि कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहता है। हमारे पास कन्वेंशनल करंट हमारे पास कुछ रिजेम्बलेंस होती है कि फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी है ना, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस एनर्जी लेके आते हैं, एनर्जी लेके हरकत करते हैं, मूव ऑन करते करते जैसे वो नेगेटिव टर्मिनल पे आएंगे उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है। फिर से वो एनर्जी लेते हैं, फिर से वो एनर्जी लेके फिर सर्कल में मूव ऑन करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से वो चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव टर्मिनल पे आकर उनकी एनर्जी मिनिमम होती है, बैटरी उनको दोबारा से एनर्जी देती है। तो इस तरह से कन्वेंशनल करंट भी क्या होती है, वो पूरी सर्कल में कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास ये जो कन्वेंशन है, इसको हम लोग इसमें भी यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे पानी ये गर्म होकर राइज करता है, उसकी जगह ठंडा पानी आ जाता है, वो गर्म होगा वो राइज करेगा, तो ये भी सर्कल की फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए इसको कन्वेक्शन करंट के साथ नाम से रिजेंबल किया जाता है। जैसे करंट में हमारे पास होता है ना कि कॉन्टिन्यूसली चार्ज पार्टिकल जो है वो एनर्जी लेते हैं, वो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, बैटरी फिर उसको एनर्जी देती है, फिर वो मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली जैसे यहाँ पे सर्कल में काम हो रहा होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी सर्कल में कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए इसको कन्वेक्शन करंट के साथ रिजेंबलेंस दी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली कन्वेक्शन करंट में होता है क्या, राइजिंग ऑफ वार्म रीजन, जैसे गर्म पानी अपर डायरेक्शन में जैसे वो गर्म हो जाता है तो वो अपर डायरेक्शन में राइज करता है, और उसकी जगह जो ठंडा पानी है वो हमारे पास सिंक करता है। जैसे मैंने अभी आपको ये डायग्राम में दिखाया कि पानी गर्म होगा तो वो राइज करना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर जो ठंडा पानी होगा वो उसकी जगह जो है वो सिंक नीचे आना शुरू हो जाएगा। सिंक का मतलब होता है डूबना, नीचे आना। राइज का मतलब होता है अपर डायरेक्शन में जाना। तो गर्म अगर कोई चीज़ हो जाती है बच्चे, वो राइज करना शुरू हो जाती है, और उसकी जगह जो ठंडी ऊपर कहीं चीज़ होगी वो सिंक करना शुरू हो जाएगी, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट के जरिए हमारे पास क्या हो रहा होता है बच्चे, लैंड और सी ब्रीजेस। ये हम लोगों ने ना एप्लीकेशन में पढ़ा, ये हमारे पास एप्लीकेशन थी कन्वेक्शन करंट की। उसकी एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि लैंड और सी ब्रीजेस के यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि दिन के वक्त ज़मीन जो है वो गर्म होती है, इसके ऊपर वाली जो हवा होगी वो गर्म होकर अपर डायरेक्शन में राइज होना शुरू हो जाएगी। समुद्र का दिन के वक्त टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ से ठंडी हवा इसकी जगह आना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास हम कहते हैं वी कैन से दैट के हवा चलना शुरू हो जाती है समुद्र से ज़मीन की तरफ। रात के वक्त क्या होता है कि जो ज़मीन है वो ठंडी हो जाती है, जो दिन के वक्त उसने समुद्र ने हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है वो रिलीज करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से जो समुद्र के ऊपर वाली हवा है वो गर्म हो जाएगी, वो अपर डायरेक्शन में राइज होना शुरू हो जाएगी। ज़मीन ठंडी होती है, इसकी वजह से यहाँ से जो ठंडी हवा है उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये लैंड ब्रीज होना शुरू हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन थी कन्वेक्शन करंट की, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा लैंड एंड सी ब्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, कहते हैं हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग
थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन में हमारे पास हीट ट्रांसफर किस तरह से करता है, ये हमारे पास हम लोगों ने रेडिएशन का एक वे पढ़ा था, ये भी हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट का एक तरीका होता है। हमने कहा था सपोज करें कि ये सन है और ये हमारे पास ज़मीन है। अब सन से ज़मीन तक जो हीट एनर्जी हमारे पास, हमें पता है कि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसकी हीट एनर्जी ज़मीन तक कैसे आती है, वो हमारे पास आती है बच्चे रेडिएशन के जरिए। ये रेडिएशन शो की हुई है। हमारे पास सूरज और ज़मीन के दरमियान किसी किस्म का मीडियम नहीं होता, कोई मीडियम नहीं, मतलब कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कुछ भी नहीं होता, खाली जगह होती है, खला होती है, ठीक है, स्पेस होती है। तो अब कहते हैं जो सूरज से हमारे पास ज़मीन तक हीट एनर्जी आती है वो किसके जरिए आती है, रेडिएशन। रेडिएशन बच्चे हमारे पास कौन सी होती है बच्चे, रेडिएशन से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि ये ब्लू कलर वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ग्रीन वाली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट जीरो से बढ़ती 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 मैक्सिमम हुई, फिर कम होती होती फिर जीरो हो गई, तो ये चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है तो बच्चे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देता है। मैग्नेटिक फील्ड भी ये देखिए चेंज हो रही है, जीरो से बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम, फिर कम होती होती जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से एक दूसरे को खुद ब खुद प्रोड्यूस करवाती रहती हैं और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है। इसमें किसी किस्म के एटम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कहते हैं यहाँ पे किसी किस्म का हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो रेडिएशन में हमारे पास कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसमें हमें किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे हमारे पास MCQ है 11.5, कहते हैं द सरफेस विच अब्जॉर्ब्स एंड एमिट द मोस्ट रेडिएशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सरफेस एरिया के ऊपर, या सॉरी सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जो सरफेस है वो ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी, कौन सी रेडिएशन ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करेगी। ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर, ठीक है। ये हमारे पास रेडिएशन के बारे में, लेस्ली क्यूब के बारे में, उसके एक्सपेरिमेंट के बाद ना ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट था कि कौन से फैक्टर्स जो है ना वो अफेक्ट कर रहे होते हैं रेडिएशन अब्जॉर्प्शन को। इसमें ये वाली हमने लाइन हाईलाइट की थी कि जो डल कलर होता है और डार्क कलर्स होते हैं ना वो अच्छे अब्जॉर्बर भी होते हैं और अच्छे एमिटर भी होते हैं। मतलब वो अगर उनको गर्म किया जाएगा तो उनसे रेडिएशन एमिट भी हो रही होती है, अगर उनके ऊपर रेडिएशन फॉल की जाएगी तो वो अब्जॉर्ब भी करेंगे। लेकिन हमारे पास ये अगर ब्लैक कलर है, इसके ऊपर अगर सनलाइट आ रही है ना, अगर ये डल ब्लैक कलर मैंने लिया हुआ है तो ये सारी की सारी जो सनलाइट है ये अब्जॉर्ब कर लेगा, तो अपने अंदर सारी ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम कहते हैं जो डार्क कलर्स होते हैं, डल कलर होता है, वो सारे अच्छा अब्जॉर्बर होता है। इससे कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये वाइट कलर है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर अगर सनलाइट आ रही है तो वो कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी वो रिफ्लेक्ट करवा देता है, वापस भेज देता है। अगर इसके कंपेरिजन में मजीद हम लाइट कलर देख लें, सिल्वर कलर देख लें, या शाइनी सा इसकी हमने पॉलिश कर दिया जाएगा, इसकी सरफेस शाइनी हो, तो इसके ऊपर जब लाइट फॉल करेगी ना बच्चे, यहाँ पे अब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं होती, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट करवा देता है। तो हमारे पास इन शॉर्ट हम कहते हैं कि अगर डार्क कलर होगा या फिर डल होगा, शाइनी नहीं सरफेस होगी, तो जितनी उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास डल या रफ सरफेस होनी चाहिए, दूसरी डार्क होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छी अब्जॉर्बर भी होती है और अच्छी इमिटर भी होती है। नेक्स्ट MCQ है, कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर रेगुलेशन, के अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है। हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक। ग्रीन हाउस मैंने इस तरह से आपको दिखाया था। ग्रीन हाउस बच्चे इस तरह से ना एक प्लास्टिक का ये शीशे का बना हुआ ना छोटा सा घर होता है जिसके अंदर प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं। अब सन से ना डिफरेंट एनर्जी की रेडिएशंस आती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की भी, शॉर्टर की भी, मतलब हाई एनर्जी की भी, कम एनर्जी वाली भी। जो कम एनर्जी वाली होती हैं वो तो इस ग्रीन हाउस में से नहीं गुजर सकती, वो तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी वाली होती है ना, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि दो अगर क्रस्ट है ना, इनके दरमियान का डिस्टेंस जितना कम होगा उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा एनर्जी वाली जो होती है ना, इस ग्लास में से, इस शीशे में से गुजर जाती हैं, तो इसके अंदर हीट एनर्जी आ जाती है। अब ये हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं। हमारी दुनिया में हर चीज़ जो है वो रेडिएशन अगर अब्जॉर्ब करती है तो वो अमिट भी करती है। तो ये जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, कुछ भी हैं, जो भी इसके अंदर है, इस ग्रीन हाउस के अंदर, वो रेडिएशन अमिट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रेडिएशन है ये अमिट करते हैं ना, वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, मतलब उनकी एनर्जी कम होती है। ये देखें, इनकी ये दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, ये लॉन्गर वेवलेंथ है, मतलब इनकी एनर्जी कम है। ये कम एनर्जी वाली रेडिएशन अमिट करते हैं, लेकिन वो ग्लास में से या जो हमने प्लास्टिक लगाया होता है इसमें से नहीं गुजर सकता, वो उसके अंदर ही रह जाता है। तो हम कहते हैं उसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो ट्रैप होकर रह गई है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। अब कहते हैं इसको अर्थ पे हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं अर्थ में भी हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सिनेरियो में यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है कि सन से ना डिफरेंट रेडिएशंस निकलती हैं, जिसमें हाई एनर्जी भी होती है, कम एनर्जी वाली भी होती हैं। जो कम एनर्जी वाली होंगी ना बच्चे, वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास रेडिएशंस होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। लेकिन कुछ रेडिएशन जो है ना वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं अर्थ के अंदर। ये देखें, कुछ रेडिएशन जो है ना वो अंदर इसके अब्जॉर्ब हो गई हैं। वो जो अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी उसकी वजह से हमारे पास जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसके लिए मैंने आपको एक फिगर
दिस वन कि ये फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, ये सन से रेडिएशंस आ रही हैं, हमारे पास सन से रेडिएशंस आई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई हैं, कुछ रेडिएशंस फॉर एग्जांपल अर्थ ने ना ये अब्जॉर्ब कर ली, अर्थ के ऊपर रेडिएशंस आ गई। अब मैंने कहा था कि हमारे पास जो अर्थ है वो हमारे पास हर चीज़ जो ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में जो है ना वो रेडिएशन अमिट भी करती है, तो यहाँ से कुछ रेडिएशन अमिट भी होंगी हमारे पास, लेकिन जैसे हम रेडिएशन अमिट होती है हमारी ज़मीन के ऊपर ना एक एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जिसमें गैसेज वगैरह होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए, मीथेन वगैरह गैस होगी, जो यहाँ से रेडिएशन अमिट होती है ना, जो ज़मीन अमिट करती है, जैसे रेडिएशन ऊपर जाती हैं तो वो ये जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना वो उनके साथ टकरा के वो या तो वापस आ जाती हैं या फिर वहाँ पे स्कैटर हो जाती हैं इर्द गिर्द, मतलब वो जो हमारे पास हीट एनर्जी ज़मीन से एमिट हो रही होती है ना वो यहीं पर ट्रैप होकर रह जाती है, वही इन गैस पार्टिकल्स के साथ टकरा के या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी या फिर स्कैटर हो जाएंगी, तो हम कहते हैं वो हीट एनर्जी ज़मीन के अंदर ही रहती है, उसके पास पास ही रहती है, तो हम कहते हैं ट्रैप होकर रह जाती है। तो इसके आंसर की तरफ अगर देखें, करेक्ट ऑप्शन इसका यही है कि इट ट्रैप्स हीट टू मेंटेन अ स्टेबल टेम्परेचर, तो हमारे पास ज़मीन के अंदर जो है वो हीट एनर्जी ट्रैप होकर रह जाती है। 11.7 है, कहते हैं द सन हीट रीचेज द अर्थ, के जो सन से हमारे पास हीट एनर्जी अर्थ तक कैसे आती है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा था सूरज और ज़मीन के दरमियान ना बच्चे किसी किस्म का मीडियम नहीं होता, कोई पार्टिकल, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल वगैरह नहीं होते, तो सन से जो हमारे पास हीट एनर्जी अर्थ तक आती है ना वो हमारे पास आती है इलेक्ट्रो रेडिएशंस के जरिए आती है। ये रेडिएशन हमने कहा था हमारे पास कौन सी होती है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, दोनों का कम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो खुद ब खुद एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है, यहाँ पे किसी एटम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रेडिएशन वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये हमारे पास एमसीक्यू से नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट आर दी प्राइमरी 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो ये आपका पहले पॉइंट में ही इसका आंसर था, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना तब मैंने आपको इसका इंडिकेट करवाया था कि इसका आंसर ये वाला है कि हमारे पास प्राइमरी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, कौन कौन सा, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है, जिसको हम लोगों ने बाद में इस चैप्टर में डिटेल में भी देखा था, ठीक है, तो ये मेन 3 टाइप्स हैं, तो इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई हीट ट्रैवल फास्टर इन मेटल्स एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, मेटल्स में किस तरह से हीट एनर्जी जो वो फटाफट ट्रैवल कर जाती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, इसमें स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली डिफरेंस होता है। जो मेटल का स्ट्रक्चर होता है ना, जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब वो किसी के साथ टाइटली पैक्ड नहीं होते, वो किसी के साथ अटैच नहीं होते, कोई कहीं पे होता है कोई कहीं पे होता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। जैसे इनको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना ये एनर्जी लेके खुद मूव करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्री होते हैं, किसी के साथ स्ट्रांगली अटैच नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने की वजह से हम कहते हैं एनर्जी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है इस एंड से दूसरे एंड पे मूव ऑन करेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एनर्जी मिलेगी, वो ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। की बुक से इसका आंसर देखते जाते हैं। हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है कि हीट ट्रांसफर मेटल में क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि मेटल्स में जो होते हैं बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, जैसे इनको एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी लेके उसको ट्रैवल करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट इन लिक्विड एंड गैसेज, वही अगेन कन्वेक्शन वाला टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करें। ये अगेन इस डायग्राम को बार बार देख रहे हैं कि आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने पानी गर्म किया हुआ है, जैसे ही आप नीचे इसको ऑन करते हैं मतलब जो आपने यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट एनर्जी दिया हुआ है, मतलब कोई बर्नर वगैरह ऑन किया हुआ है, तो जैसे इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास नीचे वाला पानी जो है फॉर एग्जांपल वो डायरेक्टली उसको गर्म हो जाएगा, वो जैसे ही पानी गर्म होगा पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, पानी के मॉलिक्यूल्स जब गर्म होते हैं ना बच्चे वो हल्का हो जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाते हैं तो वो राइज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो राइज कर जाएंगे गर्म पानी, तो अब ऊपर जो ठंडा पानी होगा वो उसकी जगह आके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आएगा, जब उससे वो गर्म होगा फिर वो राइज कर जाएगा, उसकी जगह ठंडा पानी आ जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूसली जो है ना सर्कल में चलता रहता है। इसी तरह से हम लोगों ने इसमें हवा के केस में देखा था कि ज़मीन के पास अगर फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ग्राउंड है, ज़मीन है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके पास पास वाली जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, वो गर्म होकर राइज करना शुरू हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर जो ठंडी हवा होगी वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, तो कॉन्टीन्यूसली वे में ना ये हमारे पास सर्कल के फॉर्म में कॉन्टीन्यूसली ये काम चलता रहता है। अगर की बुक से बच्चे इसका आंसर देखें तो हमारे पास इसी चीज़ को कह रहे हैं, कन्वेक्शन में हीट जो ट्रांसफर होती है वो बेसिकली वार्म मूवमेंट ऑफ द वार्म फ्लूइड, बच्चे फ्लूइड जो होते हैं ना वो कॉमनली कहते हैं, उसमें लिक्विड भी आ जाते हैं, गैसेस भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों एग्जाम्पल्स आपको लेट कर दिए। एयर भी इसमें मैंने कर दिया कि अगर ज़मीन के पास वाली गर्म हवा ठंडा मतलब हवा गर्म होगी तो वो राइज करना शुरू हो जाएगी, ऊपर उसकी जगह ठंडी हवा आ जाएगी।
अब ठंडी हवा दोबारा गर्म होगी, अगर इनकेस ज़मीन गर्म है तो वो फिर राइज़ करेगी, उसकी जगह ठंडी हवा आ जाएगी। तो इसी तरह से मैंने लिक्विड को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्लूइड जो है मुझे वो जनरल फॉर्म है, इसमें हमारे पास फ्लूइड कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सके। लिक्विड भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और गैसेज भी, इसलिए उनको फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। एंड रिप्लेस बाय कूलर वाटर, मतलब जो ठंडी हमारे पास फ्लूइड होगा, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी पानी की, ठंडा जो गर्म पानी है वो राइस कर जाता है और ठंडा पानी उसकी जगह हमारे पास रिप्लेस करवा दिया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 11.4 है, कहते हैं व्हाट नेचुरल फिनोमिना कॉजेज द लैंड एंड सी ब्रीजेज। ये हम लोगों ने ना कन्वेक्शन की एप्लीकेशन देखी थी। हम लोगों ने कहा था कि दिन के वक्त पता क्या होता है कि दिन के वक्त जो हमारे पास सनलाइट होती है तो हमारे पास जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है। अब ज़मीन गर्म हो जाती है, लेकिन दिन के वक्त जो समुंदर होता है, वो पानी जो होता है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, क्योंकि वो हीट एनर्जी काफ़ी हद तक पहले अब्जॉर्ब करता रहता है। अब समुंदर गर्म नहीं होता, लेकिन ज़मीन की सरफेस जो है वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाती है। जब ये ज़मीन की सरफेस गर्म होगी ना, तो इसके ऊपर वाली जो हवा होगी, ज़मीन की सरफेस के पास वाली हवा, वो भी गर्म हो जाएगी, तो वो अपर डायरेक्शन में राइज करना शुरू हो जाएगी। हवा गर्म होकर बच्चे अपर डायरेक्शन में राइज करना शुरू हो जाती है। अब समुंदर का जो है वो हमारे पास गर्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहता है, तो इसके ऊपर वाली हवा ठंडी होती है। तो वो ठंडी हवा जो है वो हमारे पास किसकी तरह आ जाएगी, गर्म हवा तो अपर डायरेक्शन में राइज कर जाएगी और ठंडी हवा उसकी जगह पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं समुंदर से ठंडी हवाएं आना शुरू किया। अब रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त बच्चे ज़मीन जो होती है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो सूरज होता है उसने जो दिन के वक्त सारी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है ना, वो रात के वक्त उसको रिलीज करना शुरू कर देता है। तो मतलब इसके ऊपर वाला जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब ये इसके ऊपर वाले जो गर्मी होगी। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर वाली हवा है वो हमारे पास गर्म होकर राइज करना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे गर्म हवा होकर राइज करना शुरू होगी, ज़मीन ठंडी थी, तो यहाँ से ठंडी हवा जो है वो किसकी तरफ जाना शुरू हो जाती है, वो समुंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, कि जो यहाँ से गर्म हवा ऊपर चली गई थी उसकी जगह आ जाए। तो हम कहते हैं ज़मीन से हवा चलना शुरू हो जाती है, तो लैंड ब्रीजेज अब चलना शुरू हो जाती है। तो इसका एग्जैक्टली अगर आंसर देखें हम लोग की बुक से, तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लैंड और सी ब्रीजेज हैं बेसिकली डिफरेंस इन हीटिंग रेट्स के, मतलब हमारे पास दिन के वक्त क्या होता है कि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, तो ज़मीन के ऊपर वाली हवा जो है वो गर्म होकर राइज करना शुरू हो जाएगी और समुंदर से ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए इधर आना शुरू हो जाएगी ज़मीन की तरफ। तो हम कहते हैं समुद्री हवाएं चलना शुरू हो गई। और रात के वक्त हमारे पास ज़मीन ठंडी होती है और जो हमारे पास समुंदर होता है उसका टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही होती है, तो वहाँ से हीट एनर्जी जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर डायरेक्शन में राइज करना शुरू हो जाएंगी और हमारे पास ज़मीन से जो ठंडी हवा है उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं ज़मीनी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो ये बेसिकली जो डिफरेंट रेट इन हीटिंग रेट्स है ना, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो लैंड और सी ब्रीजेज जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ द कन्वेक्शन करंट। ये अगेन हमारे पास एप्लीकेशन ही है कन्वेक्शन करंट। ये हम लोगों ने ग्लाइडर की एप्लीकेशन पढ़ी थी कि हमारे पास ये एक छोटा सा प्लेन होता है जिसमें कोई इंजन वगैरह नहीं होता। तो ये अपर डायरेक्शन में राइज कैसे ऊपर की तरफ क्यों उड़ता जाता है, कहते हैं जो हमारे पास यूजुअली ज़मीन अगर गर्म होती है तो ज़मीन से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ राइज करना शुरू आती हैं। अब गर्म हवाएं जब ऊपर की तरफ राइज करेंगी ना, तो अपर डायरेक्शन में ऑलरेडी इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है, इसलिए ये हमारे पास क्या होता है, अपर डायरेक्शन में राइज करना शुरू आता है। तो इसमें ये इस तरह का जो ग्लाइडर होता है बेसिकली इस तरह का एक स्मॉल सा प्लेन होता है जिसमें किसी किस्म का इंजन नहीं होता। वो क्या करता है, ये जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ राइज कर रही होती है उसी के जरिए वो कहते हैं अपर डायरेक्शन में राइज करना शुरू आता है, ठीक है। इसी तरह से हमने ये बर्ड्स की एग्जांपल ली थी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कहीं पे गर्म हवाएं जो है वो राइज कर रही हैं, कन्वेक्शन करंट हमारे पास उसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से गर्म हवा अगर राइज कर रही है, तो बर्ड्स क्या करते हैं वहाँ पे ना गोल गोल चक्कर में घूमना मूव करना शुरू जाते हैं, ताकि वो उस गर्म हवा के अंदर ही रहें। जैसे गर्म हवा राइज करे तो वो भी उसके साथ उनको भी अपर डायरेक्शन में एक लिफ्ट मिलना शुरू हो जाए, वो भी अपर डायरेक्शन में राइज करना शुरू हो जाए। उनको अपने बार बार ये पर बंद करने या ओपन ना करने पड़ेंगे ताकि उनको अपनी एनर्जी यूज़ ना करनी पड़े। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो बर्ड्स हैं या ग्लाइडर्स हैं वो टेक एडवांटेज ऑफ द राइजिंग वार्म एयर, कि जो हमारे पास ज़मीन की गर्म होने की वजह से जो हवा गर्म होकर राइज करना शुरू जाती है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो अपर डायरेक्शन में राइज करेंगे और अपनी किसी किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वो परिंदों को कह रहे हैं कि विदाउट विंग फ्लैपिंग, मतलब उनको बार बार अपने पर बंद करने या ओपन नहीं करने पड़ेंगे कि वो बार बार अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द रेडिएशन एंड हाउ डज इट ट्रांसफर हीट। ये हमारे पास रेडिएशन का टॉपिक था, दिस वन के रेडिएशन में हमने कहा था कि हीट ट्रांसफर काम कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होती है और किसी किस्म का मीडियम यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। और ट्रांसफर हीट हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, इसमें सन की एग्जाम्पल हमने इसको कोट की थी। अगर इसको डिस्कस करें तो मैंने कहा था हमारे पास सूरज और ज़मीन के दरमियान ना किसी किस्म का मीडियम नहीं होता, कोई एटम कोई मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होता। तो
अब सन से जो हीट एनर्जी है वो किस तरह से अर्थ तक आती है बच्चे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब रेडिएशंस के जरिए आती हैं। अब ये रेडिएशंस के जरिए जो एनर्जी है वो हमारे पास हीट एनर्जी सन से अर्थ तक आती है, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म का मीडियम नहीं होता। अब ये रेडिएशंस होती है क्या बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या बच्चे, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रही होगी और ये ग्रीन कलर में मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखें ये चेंज हो रही है, यहाँ पे जीरो है, फिर बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम पे हुई, फिर मैक्सिमम से जीरो कम होती होती जीरो पे आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह से एक दूसरे को प्रोड्यूस करवाते हुए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है। इसको किसी किस्म के एटम की जरूरत नहीं पड़ती, तो किसी किस्म के मीडियम की जरूरत इसको नहीं पड़ती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसी वेव्स होती है जिनके लिए किसी किस्म का मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसके लिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, अगर इसका एग्जैक्टली हम लोग आंसर देखें की बुक में तो कहते हैं रेडिएशन बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट है, जिसमें किसके जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। इसमें किसी किस्म के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों मीडियम रिक्वायर नहीं होता, क्यों हमें एटम्स का रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस तरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डज अ डल ब्लैक सरफेस emit एंड absorb मोर रेडिएशन देन अ शाइनी सरफेस। कहते हैं शाइनी सरफेस जो है हमारे पास रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं करता, जो हमारे पास डल ब्लैक कलर है वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये हम लोगों ने ना पढ़ा था इफेक्ट ऑफ सरफेस, जिसमें हमने मोस्ट कॉमनली लेते हैं कि जैसे ब्लैक कलर है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना तो वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर जाती है। इसके कंपैरिजन में हमने कहा था कि जो लाइट कलर्स है जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट करवा दें, वो वापस भेज देते हैं, तो वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं अगर शाइनी सरफेस होगी। तो इसका आंसर अगर देखें तो वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है हमारे पास जो डल ब्लैक कलर होते हैं ना वो अच्छे अब्जॉर्बर होते हैं, मतलब जिनकी जितनी उनके ऊपर लाइट पड़ी होती है वो सारी की सारी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब उनको गर्म किया जाता है तो वो रेडिएशन को अमिट भी करते हैं। जैसे वो डार्क कलर की एग्जाम्पल दे रहा है, डार्क ब्लैक कलर की। लेकिन अगर हमारे पास कोई शाइनी सरफेस होगा, लाइट कलर होगा, जैसे सिल्वर कलर है, तो वो रिफ्लेक्टर अच्छे होते हैं, मतलब जो उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या कर देते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। तो अगर इनको गर्म किया जाएगा ये अच्छे हमारे पास कह लें अमिटर भी नहीं होंगे, मतलब इनसे रेडिएशन अमिट भी नहीं होंगे। यहाँ पे ये अब्जॉर्बर नहीं है, मतलब इनके ऊपर लाइट फॉल करिए तो ये अब्जॉर्ब नहीं करिए बल्कि लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवा रहे हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर ये ब्लैक कलर देखें तो ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है। तो डल हमारे पास जो ब्लैक कलर होगा वो अच्छा अब्जॉर्बर होता है, लेकिन जो सिल्वर या शाइनी सर्फेसिस होती हैं वो हमारे पास रिफ्लेक्ट करवा रही होती हैं, वो अच्छे अब्जॉर्ब नहीं करती ऐसे। हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प दी टू रेगुलेट दी अर्थ एटमॉस्फेयर। किस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था कि हमारे पास सन से जो रेडिएशंस आती हैं ना वो डिफरेंट एनर्जी की होती हैं। कुछ रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और कुछ रेडिएशन जो है वो अर्थ के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये जो अर्थ के अंदर हमारे पास अब्जॉर्ब हो जाती है इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, इसकी वजह से हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेनटेन रहता है, या फिर हम कह लें हर साल जो है वो एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनर्जी है वो ट्रैप होती जा रही है। तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से कि हमारे पास जो सम ऑफ दी हीट एनर्जी है सन हीट वो एटमॉस्फेयर में जो है वो ट्रैप होकर रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लानट है उसका जो टेम्परेचर वो मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट जिसमें हमने एमसीक्यूज भी देखे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इनमें मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।